हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। तो इनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि हेनरी फेयोल कौन थे। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये पॉइंट्स आपको वन वर्ड आंसर्स और MCQs वगैरह में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हेनरी फेयोल जो थे वो 1841 में फ्रांस में पैदा हुए थे। 1860 में इन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री ली और फिर उसके बाद ये एक कोल माइनिंग कंपनी में एज एन इंजीनियर काम करने लग गए थे। हुआ क्या कि कुछ साल बाद 1888 में ये उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के बतौर प्रमोट हो गए। जब ये उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे उस टाइम पे उस कंपनी की हालत बड़ी ख़राब चल रही थी, फाइनेंशियल हालत भी, बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं था अच्छी तरीके से, मतलब कुछ भी उस कंपनी में अच्छा नहीं चल रहा था। जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और क्या करा कि कुछ रिस्क उठाए, कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्किल्स की मदद से उस कंपनी को अच्छी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करी। इन्होंने उस कंपनी को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज किया कि आफ्टर 30 ईयर्स व्हेन ही गॉट रिटायर्ड, तो वो कंपनी ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सबसे लीडिंग कोल माइनिंग कंपनी थी। इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ में। वो कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स। वो हेनरी फेयोल ही थे जिन्होंने बताया था कि भाई मैनेजमेंट स्किल्स अलग हैं और टेक्निकल स्किल्स अलग हैं। टेक्निकल स्किल्स वगैरह क्या होती हैं? साइंटिफिक टाइप की स्किल्स जो कि मोर प्रैक्टिकल होती हैं, जैसे मशीन को ऑपरेट करना, ये सारी चीज़ें करना। और मैनेजरियल स्किल्स क्या होती हैं? वो थोड़ी डेलिब्रेट फंक्शन होता है, उसमें क्या करना होता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स से डील करना होता है। तो मैनेजरियल स्किल अलग है और टेक्निकल स्किल अलग है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस आइडेंटिफाई करें। भाई मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस भी हेनरी फेयोल ने ही आइडेंटिफाई किए थे। उसके बाद हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर के लिए एज अ गाइडलाइन वर्क करते हैं कि वो एक बेटर मैनेजर बने। वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, चलिए अब देखते हैं। तो हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। चलिए अब उनको एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल्स के नाम लिखे हैं, फिर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं ये लिखा है, और अगर उनको वायलेशन करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये लिखा है। यहाँ पर हमने टेबल फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में सम अप करने के लिए लिखा है। आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखकर नहीं आना है। आपको किस तरीके से लिखना है कि आप प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे, उस प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, फिर पॉजिटिव इफेक्ट लिखेंगे, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखेंगे अगर वायलेशन करते हैं तो। उसी तरीके से सेकंड प्रिंसिपल, फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। इस तरीके से आपको पूरे 14 प्रिंसिपल्स लिखने हैं अगर एग्जाम में आता है तो। और जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आप उस तरीके से नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है कि वर्क को डिवाइड करना। कंपनी का जो होल वर्क होता है, सारा इकट्ठा जो काम होता है, आपको क्या करना होता है कि आप उस वर्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करो। तो डिवाइड करने से क्या होगा कि भाई स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया, अब उस एक टास्क को लेके एक इंडिविजुअल को दे दिया या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को दे दिया अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड क्वालिफिकेशन, दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया। इस तरीके से क्या करेंगे, आप अपने काम को, होल वर्क को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बांट देंगे। तो इससे होगा क्या कि जब आपका एम्प्लॉय एक ही काम को बार बार रिपीट करेगा रादर देन कि भाई वो एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, दूसरे दिन ये कर रहा है, तीसरे दिन ये कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि उसको कन्फ्यूजन होता रहेगा और वो हर बार गलतियाँ करेगा। लेकिन अगर वो एक ही काम को बार बार रिपीट करेगा तो उसमें वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा और उतनी ही मिस्टेक्स के चांसेस कम होते जाएंगे। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं इसके, अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करते हैं तो, कि फर्स्ट स्पेशलाइजेशन होता है कि भाई आपका एम्प्लॉय बार बार किसी काम को कर रहा है तो वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा, और अगर वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा तो कम से कम गलती करेगा, कम से कम गलतियां करेगा तो भाई वेस्टेज भी कम करेगा, तो इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट,
इसके वायलेशन, अगर आप इस प्रिंसिपल का वायलेशन करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? फर्स्ट, लैक ऑफ एफिशिएंसी होती है कि भाई एफिशिएंसी तो आ नहीं पाएगी। एक एम्प्लॉय है, वो कभी एक ये काम कर रहा है, कभी ये कर रहा है, किसी दिन ये कर रहा है, तो वो किसी भी काम में वो स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएगा। तो नो स्पेशलाइजेशन, और जब स्पेशलाइजेशन नहीं है तो एफिशिएंसी भी नहीं आ पाती है, वो हर काम में गलती करेगा हर दिन। उसके बाद क्या है? चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इसका एक एग्जांपल है कि भाई आप एक फर्नीचर कंपनी है आपकी, तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को काम दे रखा है कि भाई एक बंदा जो है लकड़ी काटता है, एक बंदा जो है वो पॉलिश करता है, एक बंदा जोड़ता है। इस तरीके के काम आपने अलग अलग एम्प्लॉयज़ को दे रखे हैं। तो उससे क्या होगा कि हर बंदा अपने काम में स्पेशलिस्ट होगा, मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज होगा। लेकिन आपने अगर कह दिया कि जाओ भाई सोफ़ा बनाओ, सारे एम्प्लॉयज़ से कह दिया कि जाओ सोफ़ा बनाओ, तो उसमें क्या होगा कि भाई सारे एम्प्लॉयज़ के पास, किसी के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि किसको क्या काम करना है, तो पता चला सब लकड़ी काटते रह गए। तो इससे क्या होगा कि ड्यूप्लिकेशन ऑफ वर्क होगा, एक काम बार बार रिपीट हो सकता है और उससे फिर एफिशिएंसी नहीं आएगी और परफेक्शन नहीं आएगा काम में। तो ये था डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि एक आप एम्प्लॉय को या फिर आप एक मैनेजर को जितनी अथॉरिटी यानी कि पावर दे रहे हैं, पावर टू टेक डिसीजन, उतनी ही आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी भी देनी है। दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी होता है। अगर एक ज़्यादा हो जाए या एक कम हो जाए तो इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम्स अराइज होने शुरू हो जाते हैं। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं कि भाई अगर आपके एम्प्लॉय के पास या फिर आपके मैनेजर के पास जितनी अथॉरिटी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अथॉरिटी ज़्यादा है, भाई अगर अथॉरिटी या पावर किसी भी आदमी के पास अगर आप ज़्यादा दे देते हो और उतनी आप उसको काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो फिर उसका मिसयूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को ठीक तरीके से फॉलो करते हैं तो मिसयूज़ नहीं होता है अथॉरिटी का। और अगर आप जितनी अथॉरिटी दे रहे हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उतनी ही अथॉरिटी देते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉय या फिर मैनेजर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पर कंप्लीट कर पाता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं अगर आप इसको डिले मतलब वायलेट करते हैं इस प्रिंसिपल को, तो कि डिले इन वर्क होता है। डिले इन वर्क का मतलब जैसे अगर आपने अपने मैनेजर को या फिर एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन उतनी अथॉरिटी नहीं दी, यानी कि क्या होगा कि उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा काम है, उसके पास इतना पावर नहीं है, तो ओवरबर्डन होने लगेगा काम का। जब ओवरबर्डन होने लगेगा तो भाई काम में डिले भी होने लगेगा, उसके पास इतना काम होगा वो टाइम पे अपना काम कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो ओवरबर्डन होने लगेगा और डिले होने लगेगा। और अगर आप ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं और उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं तो फिर भाई मिसयूज़ होने लगेगा अथॉरिटी का। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो कुछ इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ सकते हैं। ये 2 प्रिंसिपल्स थे। चलिए तीसरा देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो मैनेजर्स हों, कुछ भी हों, तो उनको क्या करना होता है कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, उनको फॉलो करना होता है। और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं, उनको कंपनी के टुवर्ड्स अपना कमिटमेंट और अपना डेडिकेशन शो करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ये बताया गया है कि भाई आपको सुबह 8 बजे आना है, ठीक है, तो सारे ही, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, सब लोग टाइम पर 8 बजे ही आ जाया करें, तो वो डिसिप्लिन्ड हैं और अपना काम जिसको भी जो भी काम दिया जा रहा है वो अपना काम ठीक तरीके से कंप्लीट करे, तो फिर वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है तो क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स रहते हैं कि भाई सिस्टमैटिक वर्किंग रहती है, जिस तरीके से काम बताया गया था उसी तरीके से होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग रहती है। इससे एफिशिएंसी भी ऑफ कोर्स ओवरऑल इम्प्रूव होगी कि भाई कोई किसी भी तरीके से, हर तरीके से अगर बंदा डिसिप्लिन्ड है तो फिर वो कम से कम वेस्टेज करेगा। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर क्या होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, केओस हो जाएगा, सब कुछ इधर उधर होने लगेगा, कुछ भी सिस्टमैटिकली वर्क नहीं करेगा, रिसोर्सेज का वेस्ट होने लगेगा, भाई टाइम पे कोई गोल अचीव नहीं हुआ करेगा, डिले इन वर्क हुआ करेगा। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ इज़ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को कितना पे करते हो, ठीक है, कितना आप अपने एम्प्लॉय को पे करते हो अकॉर्डिंग टू देयर स्केल और वॉट एवर। तो ये कुछ
फैक्टर्स होते हैं जो कि रेम्यूनरेशन को डिसाइड करने में एक मैनेजर को हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहली बात तो भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेसिटी जितनी है आप उस हिसाब से पे करोगे। फेयर वेज देना है ये तो पता है, प्रिंसिपल है कि भाई फेयर वेज देना है, लेकिन फेयर वेज कितना है ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर वेज 50,000 भी है और किसी स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर वेज 5,000 भी है। तो फेयर वेज तो फाइनेंशियल कैपेसिटी बताएगी एक ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट, मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट क्या होता है? सरकार जो है सरकार ने एक एक्ट बनाया हुआ है, ये एक लॉ है कि आपको अपने एम्प्लॉय को कम से कम इतना तो पे करना ही करना है। अगर आप इतना पे नहीं कर रहे हो तो आप लीगल कंपल्शन को पूरा नहीं कर रहे हो। तो आपको मिनिमम वेज एक्ट को ध्यान में रखते हुए भी अपने एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन सेट करना है। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय कॉम्पिटिटर्स। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका कॉम्पिटिटर कितना दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना वेज सैलरीज डिसाइड करो, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा ही कम दोगे तो क्या होगा कि भाई आपके एम्प्लॉयज़ तो उस कंपनी में शिफ्ट करने लगेंगे। जब आपका ह्यूमन रिसोर्स उधर शिफ्ट करने लगेगा तो फिर तो सारा नुकसान ही नुकसान होगा, काम कौन करेगा? तो अगर आप फेयर रेम्यूनरेशन रखते हो, इस प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हो तो फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे होते हैं कि आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। भाई आपका एम्प्लॉय हर टाइम मोटिवेटेड रहता है और वो दिल लगा के काम करता है, सारे गोल को टाइम पर अचीव करता है, सब कुछ उसका अच्छा रहता है। और उसका क्या रहता है? कंपनी के टुवर्ड्स जो उसका कमिटमेंट, लॉयल्टी और डिवोशन है वो डे टू डे इंक्रीज करता रहता है। जितना भाई आप उसे खुश रखोगे वो आपको खुश रखेगा। नेक्स्ट, अगर आप ये फेयर वेज वाला, फेयर रेम्यूनरेशन वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कहीं और शिफ्ट होने लगेगा। आप अगर उसका फेयर वेज का वाली बात अगर कंसिडर नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो आपकी कंपनी छोड़ के एम्प्लॉयज़ जाने लगेंगे। तो टर्नओवर में इंक्रीज होने लगेगा कि भाई आपके एम्प्लॉयज़ हर बार कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि भाई आपको नए लोग रखने पड़ेंगे। जब आपको नए लोग रखने पड़ेंगे तो उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत लेंदी और कॉस्टली प्रोसेस होता है। आपको एडवर्टीजमेंट करना होता है कि भाई हमारी कंपनी में वैकेंसीज हैं, हमको इतने लोग चाहिए, फिर आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारा प्रोसेस एक तो बहुत लंबा और बहुत लेंदी और बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। तो कंपनी नहीं चाहती कि वो उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करे। और अगर लोग छोड़ के जाएंगे काम सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप उनको फेयर नहीं पे कर रहे हो तो आपकी कंपनी की भाई गुडविल भी नीचे होती है। तो इस तरीके से कंपनी कभी भी नहीं चाहती है कि ऐसा हो। डिससेटिस्फैक्शन रहेगा आपके एम्प्लॉयज़ में, वो डीमोटिवेटेड रहेगा और आपकी कंपनी को मतलब जितना आप उससे चाहते हो उतना कमिटमेंट वो नहीं शो कर पाएगा। तो फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब होता है कि जो आपको कमांड आए, जो ऑर्डर आए वो एक ही तरफ से आए। अगर आपको अलग अलग जगह से ऑर्डर्स या कमांड्स आएंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी है। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या हो कि एक ही बॉस अगर कमांड करे, एक ही बॉस उनके ऊपर हो तो ही ठीक है, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगती है एम्प्लॉयज़ के दिमाग में। तो जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें कि बी, सी, डी, ई जो हैं वो सबऑर्डिनेट्स हैं, इनका एक ही बॉस है ए, इनको इसी की तरफ से कमांड आ रही है, तो इन सब का दिमाग क्लियर है कि भाई किसकी बात सुननी है, इसकी सुननी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसी के कॉन्ट्ररी में सिचुएशन देखें कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही मेस है। क्या है कि भाई डी, ई, एफ, जी ये 4 एम्प्लॉयज़ हैं और इनके ऊपर 3 बॉसेज हैं। अब भाई किसकी बात सुननी है किसकी नहीं सुननी कुछ पता ही नहीं है। तो क्या है कि एम्प्लॉय के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं कि भाई एम्प्लॉय के दिमाग में, यानी कि आपकी सबऑर्डिनेट के दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, उसका दिमाग एकदम क्लियर रहता है। ईगो क्लैशेस नहीं होते हैं किसमें? सुपीरियर्स में। भाई सब लोग चाहते हैं, सारे सुपीरियर्स ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय मेरी बात माने, एम्प्लॉय मेरी बात माने। अगर एक सुपीरियर की बात ना मान के बी सुपीरियर की बात मानी गई तो फिर क्या होगा कि भाई ईगो क्लैशेस होने लगेंगे ए और बी में। तो ये बात ठीक नहीं होती है। तो पॉजिटिव इफेक्ट इसका दूसरा क्या होगा कि ईगो क्लैशेस नहीं होंगे सुपीरियर्स के बीच में। तीसरी चीज़
इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है कि आप अपने गोल को टाइम पर अचीव कर लो। भाई अगर एक ही तरफ से कमांड आएगी तो भाई सब लोग अपने टाइम पर गोल अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर सब तरफ से कमांड आएगी और कन्फ्यूजन रहेगा, समझ ही नहीं आएगा कि किसकी कमांड लेनी है, किसका ऑर्डर लेना है, तो फिर क्या होगा कि समझ नहीं आएगा, तो फिर कोई काम हो ही नहीं पाएगा टाइम पर। तो इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो। नेक्स्ट, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है किसके दिमाग में, सबऑर्डिनेट के दिमाग में। ईगो क्लैशेस होते हैं किसमें, सुपीरियर्स में। एक्सक्यूजेस का मतलब होता है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको एक्सक्यूजेस यानी बहानेबाजी करने का एक मौका मिल जाता है कि भाई इसको एक काम दिया और उसने बोला कि भाई तुमने अपना काम टाइम पर अचीव क्यों नहीं किया, तो ये बहाना बना देगा कि अरे सर मैंने आपका काम इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं इसका काम कर रहा था, इसका काम कर रहा था, और इससे क्या होगा कि वो तीनों का ही काम नहीं कर पाएगा, तो उसको एक तरीके की बहानेबाजी का मौका मिल जाएगा। तो एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं सबऑर्डिनेट्स। डिसिप्लिन ही नहीं रहता ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कुछ डिसिप्लिन से कोई सिस्टमैटिक मैनर में कोई काम हो ही नहीं रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो ही नहीं रहे हैं, तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहता। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, बहुत बार इन दोनों चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब था कि आप जो कमांड लो वो एक ही बॉस से लो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के जो एफर्ट्स हों वो एक ही तरफ डायरेक्टेड हों। ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान होगा, एक गोल होगा, एक मोटिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी होगा, उस ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगा हुआ है, कोई एक को, तो इस तरीके से क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के जो एफर्ट्स हैं वो एक ही गोल की तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए। तो जैसे आप एक एग्जांपल लें कि भाई यहाँ पर ये एरो है, ये एक होल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये पूरा एक गोल है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर ये जो एरोज़ हैं ये हैं कि भाई इन सारे एम्प्लॉयज़ यानी कि सारे जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सब का भी जो गोल है वो इसी तरफ डायरेक्टेड अगर है तो भाई ये होल ऑर्गेनाइजेशन का गोल ठीक से अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि भाई कुछ लोगों का गोल तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ डायरेक्टेड है और कुछ लोग अलग भाग रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि भाई गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में रहे सब लोगों के एफर्ट्स, तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे कि भाई आपका गोल अचीव हो जाएगा। एफर्ट्स जो होंगे वो एक ही तरफ डायरेक्टेड रहेंगे। अगर भाई आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ही ये है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके एफर्ट्स एक ही तरफ डायरेक्टेड रहें। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर आप इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेशन, क्योंकि भाई एक इधर भाग रहा है कोई एक इधर भाग रहा है, तो सब में कोई तालमेल ही नहीं चल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होंगे। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ था कि भाई कुछ लोग इधर जा रहे थे और कुछ लोग यहाँ जाने लगे, कुछ लोग वहाँ जाने लगे, तो इनका भी एफर्ट वेस्ट, उनका भी वेस्ट, और जो यहाँ जा रहे हैं उनका भी वेस्ट, तो सबके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। तो एफर्ट्स वेस्ट होंगे। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जाहिर बात है कि भाई ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशनल गोल किस तरह अचीव हो सकता है, तो डिफ़िकल्टी तो आनी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होने में। अब यहाँ पर क्या है कि आपको समझ आ गया यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होते हैं। अक्सर जैसे कि अभी हमने बताया कि ज़्यादातर बच्चे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब इनका हम लोग एक डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब होता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस हो, वन बॉस ऑन वन सबऑर्डिनेट, लेकिन एक बॉस के अंडर काफ़ी सारे सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई ए एक बॉस है और उसके अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं BCDE, तो आपने देखा था कि BCDE सबऑर्डिनेट्स के ऊपर एक ही बॉस है, लेकिन बॉस जो है ए उसके अंडर काफ़ी सारे सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई एक ही बॉस रहेगा एक सबऑर्डिनेट के ऊपर, तो उसका दिमाग, उसका जो माइंड है वो क्लियर रहता है, उसको कन्फ्यूजन नहीं होती है कि मुझे किससे कमांड लेनी है, और इससे क्या होता है कि वो अपना जो काम है वो सिस्टमैटिक मैनर में कर पाता है।
वहीं इसका क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन यूनिट ऑन वन प्लान। इसका मतलब होता है कि मैनेजर का जो एफर्ट्स हैं वो इस तरफ रहें कि एम्प्लॉयज़ जो हैं सब लोग एक यूनिट की तरह काम करें एक ही प्लान को अचीव करने के लिए। सो नेक्स्ट इज पर्पस इज टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि इस यूनिटी ऑफ कमांड का पर्पस होता है कि एम्प्लॉयज़ का जो दिमाग है या फिर जो उनका माइंड है वो क्लियर रहे और कन्फ्यूजन ना हो। अगर एम्प्लॉयज़ के दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई किससे कमांड लेना है किससे नहीं लेना है, तो वो अपना काम सिस्टमैटिक मैनर में नहीं कर पाएंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर उसी तरीके से एक ही बॉस फिक्सअप करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्सअप किया जाता है। और वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या पर्पस होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का पर्पस होता है टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि भाई एम्प्लॉयज़ के जो एफर्ट्स हैं वो एक ही गोल की तरफ डायरेक्ट करे जाएं। वो गोल कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपका एम्प्लॉय का एफर्ट जो है वो इधर उधर नहीं भागे, आपके एम्प्लॉय का जो एफर्ट है वो एक ही तरफ डायरेक्टेड रहे, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ विद क्लैरिटी इन माइंड, यानी कि ये किससे, यूनिटी ऑफ कमांड किससे रिलेटेड होती है कि आपके एम्प्लॉय के जो माइंड में क्लैरिटी रहे, कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किससे रिलेटेड होता है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपका जो एम्प्लॉय है वो एक यूनिट की तरह काम करे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। उसकी जो फंक्शनिंग हो वो इस तरीके से हो कि वो पूरी एक वन यूनिट की तरह काम करे, उसके एफर्ट जो है अलग अलग जगह पे डायरेक्टेड ना हो, वो एक ही यूनिट की तरह काम करे। ये इससे रिलेटेड होता है। लास्ट पॉइंट इज रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक वर्किंग। भाई अगर आपके एम्प्लॉय का जो माइंड है वो क्लियर रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से पता होगी, तो क्या होगा कि उसकी सिस्टमैटिक वर्किंग, मतलब वो सिस्टमैटिक तरीके से काम करेगा और काम आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पर्सनल। पर्सनल का क्या मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल है या एम्प्लॉय है उसके जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको मैनेजर इस तरीके से कोऑर्डिनेट करे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए, एक ग्रुप गोल अचीव हो जाए। डिफरेंट लोगों की एक्टिविटीज़ को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो ये था डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो सेवेंथ प्रिंसिपल है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आपके एम्प्लॉय का जो अपना खुद का पर्सनल एक ऑब्जेक्टिव होगा वो उसका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, और जनरल इंटरेस्ट क्या होगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वो जनरल इंटरेस्ट होगा। तो मैनेजर क्या करता है, ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजर को क्या करना है कि अपने एम्प्लॉय के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी जनरल इंटरेस्ट की तरफ डायरेक्ट करना है। कि अगर भाई आप अपना, जैसे अगर आप इस जनरल इंटरेस्ट की तरफ वो करते हो, डायरेक्ट होते हो, अगर आप अपने सारे एफर्ट्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही अचीव करने में लगाते हो, तो फिर आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप अचीव हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करना होगा कि भाई इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रायोरिटी क्या होती है, जनरल इंटरेस्ट। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपका जो एम्प्लॉय है उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि उसको ज़्यादा रेम्युनरेशन चाहिए, और फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है कंपनी में। जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है तो क्या होगा उस टाइम पे कि तब कंपनी क्या करेगी, अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ करना शुरू करती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई एक एम्प्लॉय को क्या होगा कि वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को उसको सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा कि भाई उसको अगर उसको कम सैलरी भी मिल रही है तो वो कम सैलरी भी रख ले। तो इससे क्या होगा कि भाई कंपनी जब वापस अपनी एक सिचुएशन जो अपनी अच्छी वाली वो है पोजीशन रीगेन करेगी, तो फिर उसकी जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट था जो कि था हाई सैलरी, वो उसको मिल जाएगा अपने आप। तो मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से कन्विंस करना होता है कि भाई उसका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो भी ऑर्गेनाइजेशनल या फिर जनरल इंटरेस्ट की तरफ ही डायरेक्टेड हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो ठीक तरीके से अचीव हो जाता है, और इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है।
अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव हो ही नहीं पाता है और लॉन्ग रन में आपका एम्प्लॉय ही सफ़र करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था रेम्यूनरेशन वाला, कि अगर उस टाइम पे अगर एम्प्लॉय अपनी ज़िद पे अड़ जाए कि नहीं भाई मुझे तो ज़्यादा ही रेम्यूनरेशन चाहिए, वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने को राज़ी ही ना हो, तो उससे क्या होगा कि कंपनी लॉस में जाती जाएगी और फिर वो अपनी वो वाली सिचुएशन कभी रीगेन कर ही नहीं पाएगी। तो फिर क्या होगा कि भाई उसको उसकी जो डिज़ायर था, उसका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट था कि उसको ज़्यादा सैलरी चाहिए, वो कभी उसको अचीव नहीं हो पाएगा। तो एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट भी तभी अचीव हो पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट 8th पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स या फिर पावर इन वन हैंड। जैसे कि आपने लेवल्स ऑफ वो पढ़े थे मैनेजमेंट कि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। उसमें क्या होता था कि टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती थी टॉप लेवल के पास। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हर लेवल पे ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। सेंट्रलाइजेशन के अपने फ़ायदे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के अपने फ़ायदे हैं। सेंट्रलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्मॉल है, उसमें कम लोग काम करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि अपने आप अपना डिसीजन ले पाएँ, कोई अच्छा डिसीजन ले पाएँ, तो आप उस टाइम पे सेंट्रलाइजेशन करते हैं, यानी कि पावर इन फ्यू हैंड्स रखते हैं और सिर्फ कमांड देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि भाई आपकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं आपके अंडर। तो फिर क्या होगा कि अगर उस टाइम पे भी अगर सेंट्रलाइजेशन आप रखते हैं तो इतने नीचे से ऊपर तक बात आने के लिए और फिर ऊपर से नीचे तक बात जाने के लिए क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा डिले इन डिसीजन मेकिंग हुआ करेगा। तो उस टाइम पे अगर आपको भाई ऐसा लगता है कि आपका एम्प्लॉयज़ काबिल है कि वो अपना डिसीजन अपने आप ले तो आप डिसेंट्रलाइजेशन करिए, यानी कि हर लेवल पे इक्वल अथॉरिटी को बांट दीजिए। इसके फ़ायदे क्या रहेंगे? सेंट्रलाइजेशन के जैसे अपने फ़ायदे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के अपने फ़ायदे रहेंगे। और क्या फ़ायदे रहेंगे कि ऑपरेशनल यानी कि लोअर लेवल पे फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, इतना लॉन्ग प्रोसीजर नहीं रहेगा डिसीजन लेने का। और टॉप लेवल पे अगर पावर रहती है तो फिर स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी बना रहता है। ये फ़ायदा है सेंट्रलाइजेशन का। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि अगर आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वाले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि भाई डिले इन डिसीजन मेकिंग रहेगी। अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो डिसीजन डिले होते चले जाएंगे, और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो पावर का या फिर अथॉरिटी का मिसयूज़ होने लगेगा कि भाई आप ऑपरेशनल लेवल पे या फिर सबसे हर लेवल पे अगर आप इक्वल अथॉरिटी बांट रहे हो तो फिर उस पावर का मिसयूज़ होने लगता है। तो फेयोल ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या फिर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर, साइज और सारे फैक्टर्स बताएंगे कि सेंट्रलाइजेशन रखना है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन रखना है। तो चलिए 9th पॉइंट देखते हैं। 9th प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बताता है? ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो हाईएस्ट से लोएस्ट जाती है, ऐसे नीचे नीचे जाती है तो ये लो होती जाती है। तो क्या है कि ये एक हायरार्की फॉलो करती है, एक ऑर्डर फॉलो करती है। और इसमें क्या होता है कि भाई आप सी हो और आपको एफ से कम्युनिकेट करना है इन केस, तो आप डायरेक्ट F से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा कि अपनी बात को पहले B को बताओगे, B A को बताएगा, A E को बताएगा और फिर E से F पे जाएगी। तो आप डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि भाई इतना लंबा प्रोसेस होता है तो डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि भाई फेयोल ने बोला है कि ये स्केलर चेन का ये प्रिंसिपल है और इसके अकॉर्डिंग आपको ये करना ही करना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर क्या होगा कि भाई कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा कि सी ने बात बता दी एफ को और बी ए और ई को तो पता ही नहीं चला। तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा इस केस में और कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा पूरी स्केलर चेन में। तो ये प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फेयोल ने ये भी बोला है कि भाई इस प्रिंसिपल को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया है कि इन केस अगर कभी बहुत अर्जेंसी है, बहुत ज़्यादा आपको अर्जेंट काम है और सी को अर्जेंटली एफ से कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या कर सकता है? एक ब्रिज टाइप का बना सकता है
जिसको कहेंगे गैंग प्लैंक। तो इस गैंग प्लैंक के थ्रू सी डायरेक्टली एफ से कम्युनिकेट कर सकता है कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में। तो वैसे तो जनरली ऐसा होता है कि जो वर्कर लेवल के लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो डायरेक्टली सीईओ से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैंग प्लैंक के थ्रू ये पॉसिबल है। तो डिफरेंट पोजीशंस के लोग मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू गैंग प्लैंक, लेकिन ये एक्सेप्शन सिचुएशन है। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो नहीं होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि भाई कम्युनिकेशन गैप आने लगता है और फिर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है सारे लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज़ के बीच में। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो? तो पॉजिटिव इफेक्ट्स रहते हैं कि आपकी जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है एक सिस्टमैटिक रहता है। तो यही तो स्केलर चेन सजेस्ट करता है कि भाई ए से बी के पास जाए, बी से सी के पास जाए, डी के पास जाए। अगर ए डी को डायरेक्ट बता देगा तो ऐसे नहीं चलेगा। तो एक सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रहे ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना बीच में रहे। तो सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि कोई कम्युनिकेशन गैप बीच में ना रहे। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कि सी ने एफ को बता दिया और बीच के लोगों को पता ही नहीं चला। तो इस कम्युनिकेशन गैप से फिर प्रॉब्लम आती है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। उसके बाद है कि नो क्लैरिटी एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। भाई ये जो स्केलर चेन है ये अथॉरिटी की ही तो चेन है। तो अगर आप इस स्केलर चेन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि कोई पता ही नहीं चल पाएगा कि कमांड किस तरफ से आ रही है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी किसी को भी कमांड देगा, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर लेगा। तो फिर इस तरीके से सिचुएशन वर्क नहीं करती है। तो इसलिए स्केलर चेन को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, यानी कि लोगों का, अपने ह्यूमन रिसोर्स का और अपने जो आपके मटेरियल होंगे, जो भी टूल्स होंगे, उन सब का एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए उनको उस चीज़ को रखने की। जैसे कि अगर कोई टूल बॉक्स आपने इस जगह पे रख रखा है तो वो उसी जगह पे मिलना चाहिए, उसी जगह पे रखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ाना आप उसकी जगह चेंज करते रहें। या फिर अगर आपका कोई मैनेजर है तो उसका एक पर्टिकुलर कैबिन होना चाहिए ताकि आप उससे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसके कैबिन में जाके उससे मिल लें। तो इससे क्या होता है कि भाई आपको चीज़ों को या फिर लोगों को ढूंढने में अपना टाइम या एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पहले से पता होता है कि भाई ये चीज़ या ये बंदा हमको यहाँ मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लें कि आप अपनी गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं, तो जो सर्विसमैन होता है वो क्या करता है कि जब आपकी गाड़ी सर्विस करना स्टार्ट करता है तो ऐसा नहीं करता कि भाई वो ये चीज़ लेने यहाँ भाग रहा है, फिर दूसरी चीज़ लेने यहाँ भाग रहा है। ऐसा नहीं है। उसका एक पूरा टूल बॉक्स एक ही जगह पे रखा हुआ होता है, वो उसी में से सारा सामान निकालता है, सर्विस करता है। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें ढूंढने बार बार कहीं ना कहीं भागता रहता है। और एक और चीज़ है कि भाई अगर जैसे आप अपने घर पे कोई भी चीज़ रखते हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस पे वो चीज़ रखी हुई है तो आप उसको अंधेरे में भी ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप उसको पूरे दिन ढूंढते ही रहें, वो मिल नहीं रही है, रोज़ आप उसकी जगह चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। और इसलिए कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए, एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए मैन और मटेरियल की। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं कि भाई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता है, किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है टाइम। स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्किंग होती है। भाई टाइम वेस्ट नहीं होगा तो आराम से स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्किंग होगी और केओस नहीं मचेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हैं? तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। और कि नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, यानी कि भाई आपको पता ही नहीं कि ये एम्प्लॉय या फिर ये बंदा, ये मैनेजर आपको कहाँ मिलेगा, तो आप तो उसको पूरे दिन ढूंढते ही रहेंगे। तो फिर आपको जब राइट टाइम पे उसकी ज़रूरत है वो आप उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस रहता है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है कि आप अपने सारे ही एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करिए। आप किसी के तरफ बायस नहीं होइए, ना उनके जेंडर को लेके, ना उनकी कास्ट, रिलीजन, किसी भी चीज़ को लेके आपको उनकी तरफ से बायस नहीं होना है। सबको इक्वली ट्रीट करना है।
अब इक्वली ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि सबका रेम्यूनरेशन वगैरह सब कुछ इक्वल होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इक्वली ट्रीट करने का मतलब ये है कि कंपनी के जो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसिप्लिन है वो सबके लिए बराबर हो। यानी कि सुबह अगर 8 बजे लोअर लेवल वर्कर को आना है तो एक मैनेजर भी सुबह 8 बजे ही आए। ऐसा नहीं कि भाई वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे और वो लेट आ रहा है, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन सबके लिए एक है, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए एक है। तो इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप अपने सारे ही एम्प्लॉयज़ को इक्वल तरीके से ट्रीट करिए। इसके फ़ायदे क्या रहते हैं कि आपका एम्प्लॉय भाई सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है, और अब अगर वो सेटिस्फाइड रहता है तो फिर वो मोटिवेटेड भी रहता है, आपकी कंपनी के टुवर्ड्स वो ज़्यादा लॉयल्टी शो कर पाता है, क्योंकि भाई अगर वो सेटिस्फाइड रहेगा तो वो उतना ही आपको रिटर्न भी देगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो नुकसान क्या होता है कि भाई एम्प्लॉयज़ के अमंग्स डिससेटिस्फेक्शन रहता है। आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहता है कि भाई ये तो हमसे पार्शियलिटी करते हैं, हम जल्दी आते हैं, खुद तो लेट आते हैं, इस तरीके से अगर रहता है तो फिर क्या है, डिससेटिस्फेक्शन रहता है, और इससे आपके एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के जाने लगेंगे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने लगेंगे, तो टर्नओवर इंक्रीज होगा और अनहेल्दी रिलेशनशिप होगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट का। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट का अनहेल्दी रिलेशनशिप है और उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अराइज होनी शुरू हो जाती हैं। क्या होगा कि भाई सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर की बात नहीं मान रहा है, सुपीरियर क्या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इस तरीके से दोनों ही ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 12th प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉय के अंदर एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप कीजिए। यानी कि उसके अंदर ये वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे तो यहाँ से कभी भी निकाल दिया जाएगा। यानी कि जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉय होता है वो अपनी पूरी एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसको एक डर रहता है कि भाई यहाँ से तो मुझे कभी भी निकाल दिया जाएगा। वहीं पे एक परमानेंट एम्प्लॉय जो होता है, जिसकी जॉब सिक्योर्ड होती है, उसको क्या होता है कि भाई ये तो मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपने एक पूरा कंट्रीब्यूशन देता है अपनी एबिलिटी के हिसाब से। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको अपने एम्प्लॉय को बहुत मतलब फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन नहीं करना है आपको अपने एम्प्लॉय का, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र भी नहीं करना है। टर्मिनेशन का क्या मतलब है कि आप उसको जॉब से निकाल दो। भाई अगर आप उसको जॉब से निकाल दोगे तो फिर आपको कोई और नया बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो फिर इसमें क्या होगा कि वही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वगैरह का, वो कॉस्टली भी होता है और वो लेंदी भी होता है। इससे आपके टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ वेस्ट होते हैं। और अगर आप उसका ट्रांसफ़र करते रहेंगे फ्रीक्वेंट, तो इससे क्या होगा कि भाई आज वो ये जॉब कर रहा था, अब उसको उस जॉब से हटा के दूसरी जॉब कराई गई, या फिर किसी और ब्रांच में भेज दिया गया, या फिर किसी और शहर में भेज दिया गया। तो इससे क्या होगा कि भाई वो इस काम में एक्सपर्ट था, अब वो अपनी जॉब चेंज कर रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ पे उसे एडजस्ट करने में या फिर नई जॉब सीखने में इतना टाइम लग जाएगा और इतना रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे अल्टीमेटली नुकसान तो ऑर्गेनाइजेशन को ही होना है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो प्रिंसिपल है वो यही सजेस्ट करता है कि आपके एम्प्लॉय के अंदर जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए। आप उसका फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन या फिर ट्रांसफ़र मत कीजिए। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं कि इससे क्या होता है कि भाई एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ इंप्रूव होता है। ठीक है, अगर उनको ये फीलिंग रहेगी कि हाँ भाई मेरी जॉब सिक्योर्ड है तो ये मेरी ही फर्म है, तो उससे क्या होता है कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देते हैं। और वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्सेज नहीं होगा कि भाई ना तो एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट होगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, नई जॉब सीखने में ज़्यादा टाइम लगाएगा या रिसोर्स वेस्ट करेगा, तो ना तो वो होगा, और ना ही अगर एम्प्लॉय को निकाल देंगे तो आपको नया बंदा ढूंढना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम एंड रिसोर्स वेस्ट होगा। तो दोनों ही तरीके का रिसोर्सेज और टाइम आपके वेस्ट नहीं होंगे अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो। और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होगा कि भाई रिसोर्सेज का वेस्टेज और टाइम का वेस्टेज होगा। नई जॉब वो समझने में वो टाइम लगाएगा, रिसोर्सेज का वेस्ट करेगा, और इससे आपके एम्प्लॉय के अंदर डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आ जाती है। तो 13th प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है कि आप जब प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करो, एक ऑर्गेनाइजेशन जब प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करे तो वो अपने एम्प्लॉय को भी मौका दे कि वो भी सजेशन दे सके और उसकी सजेशन को वो वेलकम करे।
उसको भी एक फैमिली की तरह ट्रीट करिए, आप उसको इक्वल मौका दीजिए कि वो भी अपनी कोई राय रख सके। तो आप जब प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करेंगे तो उसकी भी अगर आप राय लेंगे तो फिर उसको क्या होगा कि भाई उसको एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है, उसको सेल्फ बिलोंग मतलब फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है कि भाई ये तो मेरी एक अपनी ही फर्म जैसी है, क्योंकि ये तो मेरे सजेशंस वेलकम कर रहे हैं, ये तो मेरी भी सुन रहे हैं, मेरी भी राय ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं कि इससे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है और एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम। भाई अगर आपने उनके सजेशन को लेके कोई प्लान या पॉलिसी बनाई है तो फिर उस प्लान या पॉलिसी से वो पहले से ही वाकिफ़ होंगे। तो उससे क्या होगा कि भाई वो उस प्लान को या फिर उस पॉलिसी को टाइम पे अचीव कर पाएंगे, गोल को टाइम पे अचीव कर पाएंगे और बहुत एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस से काम कर पाएंगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते हैं तो नुकसान क्या है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो अपनी पूरी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी के हिसाब से वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको तो ये लगेगा कि भाई मैं तो बस यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, ये मेरी फर्म थोड़ी है। तो उसको बस अपना काम करेगा जितना बताया गया और वो काम करके जाएगा। वो अपने पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं देगा जब तक उसको ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये तो मेरी ही फर्म है, यहाँ तो मेरी सुनी जाती है। तो इसलिए वो अपनी पूरी एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। डीमोटिवेशन रहता है एम्प्लॉयज़ में। अगर भाई आप उसको फीलिंग ही नहीं दिलाओगे बिलोंगिंगनेस की तो फिर वो डीमोटिवेटेड रहता है, वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। तो 14th एंड लास्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप एज अ मैनेजर अपनी पूरी टीम के अंदर एक टीम स्पिरिट की फीलिंग को डेवलप कीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी टीम के अंदर टीम स्पिरिट की फीलिंग डेवलप होती है तो वो फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने को राज़ी होते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं एज अ होल टीम। तो एक टीम की तरह काम करते हैं लोग। तो इससे क्या होता है कि भाई बेटर रिजल्ट शो होता है। तो जब भी एक टीम में काम करते हैं लोग और उसका एक लीडर होता है तो वो लीडर कौन होगा? ऑफ कोर्स वो मैनेजर होगा। तो जब भी वो गोल अकम्प्लिश हो जाएगा जिसके लिए वो टीम बनी थी तो मैनेजर जो है वो ये नहीं कहेगा कि मैंने किया, वो कहेगा कि हमने किया। तो ये जो आई वर्ड है ना उसको रिप्लेस करना होता है वी से। वो ये नहीं कहेगा कि मेरी वजह से ये गोल अकम्प्लिश हुआ, वो ये कहेगा कि मेरी पूरी टीम की मेहनत थी, हमने ये गोल अकम्प्लिश करवाया है। तो इससे क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर एक सेल्फ मतलब एक फीलिंग ऐसी डेवलप होती है कि अच्छा हमें भी क्रेडिट मिल रहा है, हमारी मेहनत भी रंग ला रही है, अच्छा हमें भी ये लोग क्रेडिट दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि फिर वो लोग और मेहनत से काम करते हैं। और तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं कि आपकी एम्प्लॉयज़ के अंदर टीम स्पिरिट की फीलिंग डेवलप होती है और ग्रुप गोल अचीव ठीक तरीके से हो जाता है। ग्रुप गोल कैसे अचीव हो जाएगा? भाई टीम स्पिरिट की फीलिंग होगी तो कोऑर्डिनेशन भी होगा टीम में और कोऑपरेशन भी होगा। तो इस तरीके से ग्रुप गोल ठीक तरीके से अचीव हो पाता है। अगर आप इस प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं, अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर टीम स्पिरिट की फीलिंग नहीं डालता है तो नुकसान क्या होता है कि भाई टीम का गोल जो होगा वो अचीव नहीं हो पाएगा, या तो टाइम पे नहीं हो पाएगा, या फिर हो सकता है कोई मसला हो जाए उसमें, या हो सकता है कि वो गोल अचीव ही ना हो पाए। और क्या होगा कि टीम स्पिरिट नहीं होगी तो एक इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि भाई मैनेजर का काम होता है एक पूरी टीम से काम करवाना। तो उससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल यानी कि मैनेजर मान लीजिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि अब इस गोल को कैसे अचीव करवाऊँ, क्योंकि मेरी टीम के अंदर तो टीम स्पिरिट ही नहीं है। मेरी टीम तो एक दूसरे के साथ काम करने को या कोऑर्डिनेट करने को या कोऑपरेट करने को राज़ी ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे मैं गोल कैसे अचीव करवाऊँ? तो एक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। वहीं अगर सब लोग इकट्ठा मिलके कोऑपरेशन में काम करेंगे तो उससे क्या होता है कि भाई सारा काम उस पूरी टीम में डिवाइड हो जाता है और सब लोग फिर हार्मनी में मिलके काम करते हैं। तो उससे आपका जो ग्रुप गोल है, जो टीम का गोल है, वो ठीक तरीके से अचीव हो जाता है। तो ये तो थे भाई हमारे फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलिए, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।